हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे साइंस और मैथ की जो टीचिंग मेथड पूछी जाती है लेवल 2 में, हम उन्हें देखेंगे। देखिएगा, आपकी रीट स्टार्ट हुई है 2011 से लेकर और 2023 तक जाएंगे, क्योंकि आपके होने को तो पात्रता 2022 में हुई थी, लेकिन मेंस भी एग्जाम हुआ है तो उसमें भी सेम टीचिंग मेथड इसी प्रकार की पूछी जाती है। तो 2011 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन बने हैं वो इस वीडियो में मिल जाएंगे देखने को। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, कलाम के द्वारा प्री रीट ली गई थी, जैसे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। इनके अलावा इनके माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फाइनल टेस्ट, ये सभी के इंक्लूड करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिनको भी देखना है लास्ट टाइम में देख सकते हैं। हालांकि मैंने मैराथन वगैरह ऑलरेडी भी डाल रखी है जिन्होंने भी देखी है, लेकिन ये है कि अब 2-3 दिन बचे हैं। लास्ट टाइम पर रिवीजन करना चाह रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन को तो एक साथ में देख सकते हैं। इसमें मैंने देखिएगा रीट के तो जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो तो इंक्लूड किए ही हैं। साथ ही साथ जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पर्टिकुलर साइंस, पर्टिकुलर मैथ, इनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें पूछी गई टीचिंग मेथड भी इंक्लूड कर दिए इसी में। तो अच्छी नॉलेज मिल जाएगी सभी क्वेश्चनों को करेंगे तो। बाकी कलाम के तो इंक्लूड है ही इसमें। हालांकि कलाम भी अलग से थोड़ी लाता है, आए हुए क्वेश्चन को वो भी इसी पेपर में डालता है, तो उन्हें प्रैक्टिस करना या नहीं करना वो एक ही बात रहेगी। ठीक है, बाकी आप वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो 91 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि जैसे कोनार्ड ने अपनी किस पुस्तक में विज्ञान के स्थिर और गतिशील पक्ष की व्याख्या की है। तो अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो उन्होंने साइंस एंड कॉमन सेंस में इसकी बात की है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 92 है, विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है, विज्ञान की यह डेफिनेशन किससे संबंधित है। ये संबंधित हो जाएगी सीवी रमन से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, यानी ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत आता है। देखिएगा, 3 डोमेन होते हैं, एक होता है कॉग्निटिव, सेकंड होगा इफेक्टिव और तीसरा होता है वो डायनेमिक। तो डायनेमिक में एक स्टेप आता है जिसे बोलते हैं परसेप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आएगा। अगर ओवरऑल देखें तो वो आएगा नियम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अभिवृत्ति से संबंधित नहीं है, यानी जो आपका साइंस का एटीट्यूड है उससे संबंधित नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अंधविश्वास में विश्वास करना। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा चरण है वो वैज्ञानिक विधि का नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर देखिएगा, एक तो ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्यूरोसिटी है और मेजरमेंट है। तो क्यूरोसिटी होती है ना, ये नहीं होती है, यानी जो जिज्ञासा होती है जानने की, तो इसके अंडर में नहीं आएगी, वैज्ञानिक विधि के जो स्टेप होते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 97 है, प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रगति में सम्मिलित होता है। तो अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे वैज्ञानिक विधि आएगी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है वैज्ञानिक विधि के सोपान दे रखे हैं, इनका सही क्रम बताइएगा, जैसे कि पहला स्टेप कौन सा होगा पहले बाद में। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे पहले नंबर पर आएगी समस्या का हम चयन करेंगे, फिर उसके बाद उसका परिकल्पना करेंगे और फिर उसके बाद है उस परिकल्पना की जांच करेंगे, यानी जांचेंगे उसे, तो ये 3 पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये विज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। जैसे कि हम देखें कि विज्ञान है विषय निष्ठ है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी विज्ञान में ज्ञान का आधार होता है वो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ये बात सही है। विज्ञान में सामान्यीकरण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी बात सही है। विज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 100 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है, विज्ञान का अर्थ केवल मात्र प्रकरणली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अभी तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना ही विज्ञान है। ये डेफिनेशन किससे संबंधित है, तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। या 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का गत्यात्मक पक्ष नहीं है। तो देखिएगा, इसमें से हो जाएगा वैज्ञानिक नियम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है इसमें से। अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे व्यक्ति निष्ठता वाली विशेषता नहीं आएगी इसके अंडर में। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा विज्ञान जो प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच में संबंध का तार्किक अध्ययन है, जिनमें यह विषय व्यक्त होते हैं, ये उपयुक्त कथन किसका है। ये स्टेटमेंट है वो डैम्पियर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से विज्ञान की प्रगति के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिएगा। ओवरऑल देखें तो हम कहें विज्ञान की प्रगति के अवलोकन की एक सामान्य विधि है।
निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति शामिल होती है, यानी विज्ञान की जो नेचर होती है उसमें शामिल क्या क्या चीज़ होती है ये पूछा है। तो हम ये कहेंगे ये चाहे विज्ञान की भौतिक संरचना हो, विज्ञान की संरचना हो या विज्ञान का सामाजिक पक्ष हो, ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित मुख्य रूप से संबंधित कौन होगा। यानी जो 3 डोमेन थे ना विलोम के, तो उसमें इफेक्टिव भी आता था। तो इफेक्टिव में जो स्टेप थे उनमें से कौन सा मुख्य रूप से संबंधित है, यानी उनसे संबंधित है। देखा जाए तो ये तीनों तो आपके कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित हो जाएंगे, यानी ज्ञानात्मक पक्ष से। अनुमूलन है जिसे हम इवेल्यूशन बोलते हैं। हालांकि अनुमूलन इवेल्यूशन कह रहे हैं, इसका मतलब तो मूल्यांकन होता है, पर पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिमिलर वर्ड वो यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, उन्हें इसकी वैल्यू लिखा आता है, बट कोई बात नहीं, सिमिलर वर्ड दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र कौन से हैं इसमें से। अगर आप इस सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो देखिएगा, इसमें से देखिएगा, देखो विशिष्ट से सामान्य ये तो आगमन का होता है, यानी जो इंडक्टिव मेथड होती है ना उसके संबंधित हो जाएगा। बाकी नियम से उदाहरण और सूक्ष्म से स्थूल ये दोनों ही डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि से संबंधित हो जाएंगे। तो 2-4 किसमें 2-4 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 नंबर है, कुछ इस प्रकार पूछा है, एक निम्नलिखित में से विश्लेषण या एनालिसिस मेथड के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। आप अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे ये स्मृति केंद्रित होती है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन सा आगमन विधि का सोपानों का सही क्रम होगा। यानी जो इंडक्टिव मेथड होती है ना उसके जो स्टेप होते हैं 4 उनका क्रम बताइए क्या होता है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा पहले तो होता है विशिष्ट का विशिष्ट उदाहरण हो जाएंगे, फिर उसके बाद निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर इंग्लिश में याद रखें तो ये पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसका चैनलाइजेशन करेंगे, तब जाके उसके टेस्ट या परीक्षण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर, निम्न में से प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है। तो थर्डाई के 3 मुख्य नियम थे, तो ये तीनों तो ये रहे, जो तत्परता, प्रभाव, अभ्यास जो नहीं संबंधित होगा वो हो जाएगा आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विज्ञान शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना होगी। इसमें से हमें वो बतानी है जो ऐसी विधि है जिसमें टीचर एक्टिव रहता है और स्टूडेंट इनएक्टिव रहते हैं, तो वो है व्याख्या विधि या व्याख्या व्यूहरचना विधि बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 112 कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि पर बल दिया जाता है या दिया जाता है, तो इसमें से कौन सा संबंधित हो जाएगा। ये संबंधित हो जाएगा इसमें ये सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थी की सहायता करने में, तो ये वाला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है कि शिक्षण विज्ञान शिक्षण में प्रायोजन विधि के सोपान बिना तार्किक क्रम में दिए जा रहे हैं, तो इन्हें तार्किक क्रम में लगाइए। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो देखिएगा पहले जो हम क्या करेंगे इसमें से, अगर ऑप्शन के आधार पे जाएं जो दे रखे हैं तो देखिएगा पहले तो परिस्थिति उपलब्ध कराना 1 नंबर पे आ जाएगा, फिर जो भी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे या उद्देश्य तय करेंगे, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद है जो भी प्रोजेक्ट है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, ये 3 पे आ जाएगा। फिर प्रोजेक्ट का जो क्रियान्वयन करेंगे 4 पे, और फिर प्रोजेक्ट का कह सकते हैं हम मूल्यांकन करेंगे 5 पे, और 6 पे लास्ट में जो भी लेखा जोखा होगा वो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें अनुसंधान विधि का सिद्धांत कौन सा है। अगर देखें इसमें से हम ये कहेंगे चाहे तो वो करके सीखने का हो या स्वतंत्रता का हो या तार्किक चिंतन या अंतर्दृष्टि का, ये सभी संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लेषण विधि के बारे में असत्य कथन बताना है, यानी फॉल्स बताना है इसमें से, तो ये हो जाएगा इसमें विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहता है, ये वाला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सूचना केंद्रित होती है, रटने पर अधिक बल देती है, यह विधि समय कम लेती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 116, समस्या समाधान विधि के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। देखिएगा हम ये कहेंगे इसमें छात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता है जबकि होता है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य के संबंधित है। ओवरऑल देखें तो ये आपके कॉग्निटिव डोमेन है ना, जो पहला स्टॉप होता है ज्ञान। तो ज्ञान में 2 चीज़ होती है, प्रत्यय स्मरण, प्रत्यय अभिज्ञान।
तो इनमें से एक होता है जिसमें हम कहते हैं किसी की डेफिनेशन बताते हैं, तो उसी के अंडर आता है। ओवरऑल कहें तो ज्ञानात्मक पक्ष में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित होगी? ओवरऑल देखें तो प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में जो RCEM वर्गीकरण में रचनात्मक श्रेणी में समाहित है, तो इसमें 3 स्टेप समाहित कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भी RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से अनुसंधान विधि द्वारा छात्रों में विकास होता है, किसका होगा? ये संबंधित हो जाएगा आपके, ये सभी हो जाएंगे, चाहे आत्मविश्वास, वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी तंत्र या प्रणाली में वे प्रारंभिक कथन जिनकी सत्यता को बिना किसी प्रमाण अथवा शंका के स्वीकार कर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे अभिकलित, जिसे हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है, ये कथन किस गणितज्ञ का है? तो ये संबंधित है नेपोलियन का। इसमें से सही मायनों में गणित क्या है? अगर ओवरऑल सभी को देखें तो हम कहेंगे अमूर्त विज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की प्रकृति कैसी होती है, नेचर, तो वो तार्किक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, गणितीय कथन है जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है, उसे क्या कहते हैं? ये तो CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसे कहते हैं प्रमेय। एक हमने ये किया ना अभी क्वेश्चन, कहाँ पे? ये वाला जो 1 से, ये भी CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल 2 वाले दे देना, 6 to 8 वाले, उसमें पूछे गए हैं, और ये भी CTET में पूछा है, ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही क्रम का चयन कीजिएगा। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कि पहले तो देखिएगा, पहले अपरिभाषित पद, फिर परिभाषित पद, फिर स्वयं सिद्ध, फिर प्रकथन, फिर लास्ट में प्रमेय। यानी आप कहेंगे अनडिफाइंड टर्म्स, फिर जो भी डिफाइंड टर्म है, फिर जो भी एग्जाम्स आए हैं आपके, और एजम्स बोलते हैं, ठीक है। फिर जो कि आपके प्रपोजिशंस है, फिर उसके बाद थ्योरम, इस प्रकार ये क्रम होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित का वह मार्ग जिसके द्वारा बच्चे मन में तर्क करने की आदत विकसित कर लेते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? ये हो जाएगा लॉक का। ये कह रहा है कौन सा गणित में खुले वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? ओवरऑल देखें तो ये ओपन माइंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें आती है, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2 = 5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से गणित की प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिएगा। तो देखिएगा ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी, या तीनों ही हो जाएंगी। देखिएगा, गणित संख्या स्तर का ज्ञान है, ये बात सही। गणित मापन, मात्रा, परिमाण का भी ज्ञान है। गणित की संरचना परिवर्तनशील होती है या परिवर्तन होती है, स्थान संबंधी प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से गणित की प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। देखो, ये गणित है, रियल होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है, कॉन्क्रीट नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? वो अमूर्त होता है। मूर्त नहीं होगा, अमूर्त होगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ है आरंभ नहीं होती है, अवश्य ही दोषपूर्ण होती है, ये स्टेटमेंट किस गणितज्ञ का है? ये संबंधित हो जाएगा आपके कॉम्प्टिक का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है जो 133 नंबर है, इसमें पूछा है कोई व्यक्ति गणितज्ञ या गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है, तो इसका मतलब क्या है? तो हम कहेंगे गणित की पहेलियों तथा समस्याओं को सुलझाया कर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 85 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से गणित की तार्किकता की विशेषता बताइएगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे? परिशुद्धता होती है, मौलिकता होती है, लेकिन परिणामों की अनिश्चितता होती है, ये गलत हो जाएगा। समस्या के विशिष्ट रूप होते हैं, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें मैथमेटिक्स शब्द की कौन सी भाषा से लिया गया है या किस भाषा से बना है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से बना है। गणित एक विज्ञान जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये किस गणितज्ञ से संबंधित हो जाएगा? ये आपके पीयर से संबंधित हो जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप गणितीय ना हो, या गणितीय हो ऐसे कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट किस गणितज्ञ का हो जाएगा? इस प्रकार है, तो इसका हो जाएगा कांट का। नेक्स्ट देखिएगा, गणितीय कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिएगा और इनमें से सत्य कूट बताइएगा, जो कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, गणित कथन असंदिग्ध होते हैं, ये बात सही है। प्रत्येक गणितीय कथन का आधार निश्चित होता है, ये भी बात सही, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गणित के ज्ञान से बालकों में निम्न गुणों का विकास होता है, हम ये कहेंगे, चाहे वो तर्क वितर्क करने हो, अमूर्त हो, अवलोकन, ये सभी का विकास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की उन्नति और सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है, ये गणित के किस मूल्य से संबंधित हो जाएगा? ये रीट में पूछा हुआ है, ये सामाजिक मूल्यों का लेवल 1 में पूछा था ये।
पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड पर रीट लेवल फर्स्ट में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा 141 नंबर है कि इसमें से बताइए कौन सा गणित की अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित होगा। ओवरऑल तो कहेंगे तो हम कहेंगे शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थी की जो भी संज्ञानात्मक शैली उसकी पहचान करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही देगा। व्यावसायिक उपभोक्ता कार्यों, सामाजिक मनोरंजनात्मक एवं घरेलू कार्यों में आवश्यकता अनुसार गणित का प्रयोग करना कहलाता है। ओवरऑल कहें तो हम तो इसे प्रकार्यात्मक गणित कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो फंक्शनल मैथमेटिक्स। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, ये मैथ में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा वह तर्क जिसमें ज्ञात परिणामों, परिभाषा और नियमों का उपयोग करके किसी भी कथन की सत्यता की जांच की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निगमन तर्क। नेक्स्ट देखिएगा इसमें बताना है कि निम्न में से गणितीय प्रणाली के स्वयं सिद्धों के समूह की विशेषता दे रखी है, तो बताइए कौन सा सही होगा। देखिएगा जो एजम्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, यानी स्वयं सिद्ध सुसंगत होते हैं, ये बात सही है। स्वयं सिद्ध आवश्यक नहीं होते, ये भी बात सही है। स्वयं सिद्ध पर्याप्त होते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से गणित की मौलिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित श्रेणियाँ दे रखी हैं, बताइए कौन सा कोड सही होगा। ओवरऑल कहें तो ये व्यावसायिक, सामाजिक, नैतिक, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से बताइएगा कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण संबंधित नहीं है, तो वो संबंधित हो जाएगा गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाता है। अगर सत्यता सिद्ध कर दी तो उसे ये थ्योरम कहते हैं या कह सकते हैं प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए गणित की भाषा होती है, हम कहेंगे सांकेतिक होगी या संकेतात्मक बोल सकते हैं, तो सिंबॉलिक हो जाता है इंग्लिश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गणित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है, तो वो बनाती है भाषा की एकरूपता, यानी यूनिफॉर्मिटी दे रखी है लैंग्वेज, या सार्वभौमिकता बोल सकते हैं, वो एक ही बात रहेगी यहाँ पे। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे क्योंकि विज्ञान के विषय के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच विकसित करती है और जो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिएगा ये हमारा टेस्ट नंबर 10 हुआ ना, उसमें शिक्षण विधियाँ पूछी गई थी। तो देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा था। देखिएगा इसमें पूछा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कूट के आधार पर बताना है ये कौन से सही होंगे। हम कहेंगे जीवन कौशल हो, कार्य क्षमता हमारी हो, या जो भी दृश्य हो, प्रदर्शन कला हो, या अभिवृत्ति हो, मूल्य हो, इन सभी को इंक्लूड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछ रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक क्षेत्र का आकलन ये संबंधित है किससे। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ये कहीं ना कहीं हमारी बहुतकनीक के उपयोग से औपचारिक अनौपचारिक दोनों के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य होता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी से, तो हम ये कहेंगे चाहे तो प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता हो या अंकन में, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक कौन सी होगी इनमें से। अगर इनमें से हम चूज करें तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे अवलोकन हो, आकस्मिक परीक्षण हो, ये जांच सूची, संचयी, रेटिंग स्केल, तो ये सभी दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट देखिएगा निर्धारणात्मक परीक्षण किया जा सकता है, तो इन सभी बच्चों का किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 है कि उपलब्धि परीक्षण का महत्व नहीं है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण करना, इसका एक महत्व नहीं होगा। सीसी में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे प्रश्नों की व्यापकता। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, ये संबंधित हो जाएगा आपकी सीखने की क्रियाओं उद्देश्यों से संबंधित होता है। निकटतम संबंध अगर मूल्यांकन का उद्देश्यों से ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा मूल्यांकन उपयोगी होगा किसके लिए होगा, तो ये होगा विद्यार्थी की प्रगति जानने में। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से आकलन को रचनात्मक आकलन के सदृश देखा जाता है, तो इसमें से कौन सा होगा, वो होगा अधिगम के लिए आकलन। इसमें फोर यूज किया जाता है, वो एसी के लिए एपी के लिए होता है। अगर ऑफ आ जाता है तो वो एसी के लिए हो जाता है, यानी सुपरलेटिव असेसमेंट एक होता है फॉर्मेटिव भी पूछा था हमें। नेक्स्ट देखिएगा मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हमें बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। उक्त डेफिनेशन किसकी है, यानी कि परिभाषा किसकी है, तो ये डांडेकर की हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन की विशेषता होगी, तो इसमें से हो जाएगी एक तो स्वामित्व स्तर का निर्धारण करना, दूसरा उपलब्धि की मानदंड से तुलना करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 5 तक सीसी को एक निश्चित कार्यक्रम SIQ के रूप में कब लागू किया गया था, वो किया गया था 15-16 में, तो ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन की मात्रात्मक तकनीक नहीं है, वो हो जाएगी साक्षात्कार। इनमें से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता होगी, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं उन्हें एकांतर अनुक्रिया वाले प्रश्न बोलते हैं। कौन सा निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल का एक प्रकार होगी, और ये सभी हो जाएंगी क्या, ये सभी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सही क्रम क्या होगा, ये यही क्रम हो जाएगा जो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निर्धारणात्मक परीक्षण आवश्यक है किसके लिए, तो हम ये कहेंगे ये तीनों पॉइंट के लिए आवश्यक होगा, चाहे तो कठिनाइयों का पता करना हो या दूर करना हो या सुधार करना हो। उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी किसके लिए, तो सभी के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणित में निर्धारण परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, ओवरऑल देखें तो प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना ये नहीं होगा। ऐसा आंकलन जिसका निर्धारण से अधिगम या पीयर लर्निंग पर बल देने के हिसाब से किया जाता है, तो अधिगम के रूप में आंकलन होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अनुत्तीर्ण करना, तो होगा नहीं, बाकी ये कक्षोन्नति हो जाएगा, श्रेणी विभाजन और शैक्षिक निर्देशन, ये तीनों हो जाएंगे 2 3 4 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। परीक्षा व मूल्यांकन के अंतर में संबंध में असत्य कथन बताइएगा, यानी परीक्षा व मूल्यांकन के अंतर के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। तो ओवरऑल देखें ये संबंधित हो जाएगा कि परीक्षा की आवृत्ति मूल्यांकन से अधिक होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे NEP 2020 में प्रस्तावित फर्क क्या है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होती है, ये हो जाएगी कि शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में सीसी कार्यक्रम के किसके साथ समन्वित करके चलाया जा रहा है, वो SIQ के साथ ही समन्वित करके चलाया जा रहा है। इसमें से कौन सा प्रमाणीकृत मूल्यांकन की तकनीक नहीं है, ओवरऑल देखें तो एनेक्डोटल नहीं होगी। निबंधात्मक परीक्षण का कौन सा गुण होगा, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है पहली परिस्थिति के आधार पर संबंध स्थापित करते हुए दूसरी की पूर्ति कीजिए। जैसे मछली का गिल से संबंधित तो मनुष्य का किससे होगा, ये किस प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, ये एनालॉजी से संबंधित हो जाएगा। ये स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देख लो। और ये कह रहा है ऐसा आलेख जिसमें किसी घटना को मौके पर ही महत्वपूर्ण समझ कर निरीक्षण और रिकॉर्ड किया जाए तथा उसके संबंध में गुणात्मक टिप्पणी भी की जाए, तो ये एनेक्डोटल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम ये कहेंगे ओवरऑल इनमें से देखें सभी ऑप्शनों को हम ये कहेंगे शिक्षण विधि का चयन करना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदत पढ़ने और अच्छी आदत नहीं होने का पतन किया जाता है, तो ये कथन किससे संबंधित है, तो ये आपके गुलिक, मायर्स और ब्लॉयर्स से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से एक आकलन की सीमा नहीं होगी, ये हो जाएगी भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक अगर मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित किया जाएगा तो वो ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अच्छी मूल्यांकन की विशेषता होगी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या होगा, इसमें से हो जाएगा उद्देश्य का चयन करना 1 नंबर पे आ जाएगा, परिस्थिति की पहचान करना 2 पे आ जाएगा, और मूल्यांकन की प्रविधि का चयन करना 3 पे आ जाएगा, और ये 4 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। एक छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि पर। ये स्टेटमेंट कैसे संबंधित है, तो ये रेमर्स एवं गेज का हो जाएगा। ये द्वारा ही कॉपी कर दिया है तो भी ये संबंधित जैसी से हो जाएगा। अच्छी परीक्षा में आवश्यक क्या होती है, तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक होंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई के निर्धारण के उपरांत हम उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। अधिगम की रचनावादी उपायों के अनुसार सत्य कथन क्या होगा, सीखना वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिपरक नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के विकासकर्ता कौन है, तो ये संबंधित हो जाएंगे ऑसबॉर्न। परिवेशित अध्ययन विधि में अध्यापक का भूमिका या रोल क्या होता है, वो गाइड करना होता है, मार्गदर्शक। विज्ञान शिक्षण में पाठ्यगामी क्रिया जो होती है वो कौन सी होगी, वो होगी विज्ञान क्लब। इसमें अगर दिखाई दे रहा हो तो सर्व दृश्य सामग्री पूछी है, तो वो हो जाएगी वृत्त चित्र। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में या पता न 13 में, इसे कोई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। व्यक्ति अन्वेषण हेतु क्रिया में तो कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है, वो होगा कंप्यूटर संदर्भित अन्वेषण। इनमें से कौन सा परिचय पे सामग्री होंगी,
इसमें से फिल्म स्टीम स्लाइड OSP ट्रांसपेरेंसी ओपेक प्रोजेक्टर यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कच्चा खर्च में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होगी तो वो ग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में किए जाने वाले नेत्र शिक्षण का साधन का प्रकार होगा क्रियात्मक साधन। इसमें से शिक्षण में श्रव्य द्रव्य सामग्री साहित्य के उपयोग के दोनों कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त होगा तो वो होगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, एडगर डेल के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव उच्चतम स्तर होगा वो होगा शाब्दिक संकेत। नेक्स्ट देखिएगा, अभिक्रम अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, दीर्घ पदों का सिद्धांत, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है तो वो हो जाएगी प्रायोजन विधि। नेक्स्ट देखिए, गणित शिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रमुख कारण नहीं होगा। ओवरऑल देखें तो हम तो ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कक्षा का भौतिक वातावरण शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। निम्न में से कौन सी समस्या कक्षा के भौतिक वातावरण से संबंधित नहीं होगी। ओवरऑल देखें तो हम तो कहेंगे बच्चों की अनियमित उपस्थिति। नेक्स्ट देखिएगा, गणित शिक्षण में शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी संबंधित समस्या क्या होगी। ओवरऑल देखें तो ये सभी समस्याएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रेखा गणित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी वो होगी संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये प्राइमरी के क्वेश्चन पेपर है शुरुआत में, ठीक है। तो जैसे कि ये हम जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये 2022 वाला है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पहला 91 नंबर क्वेश्चन बना था जो टीचिंग मेथड से संबंधित, जो पूछा गया था कि गणित में जो आपकी स्लाइड रूल होती है इसका क्या उपयोग होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी रीट हुई थी 2021 में, ठीक है। 2 पेपर हुए थे, एक तो सितंबर में हुई थी, फिर एक अक्टूबर में हुई थी, ठीक है। अक्टूबर 2021 में हुई थी, उसमें ये गणित की टीचिंग मेथड में 6 to 8 में यही क्वेश्चन पूछा था। तो स्लाइड रूल होता है यानी ये आपके मल्टीपल यानी गुणा करने में और आपके भाग करने में उपयोगी होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी। हम ये कहेंगे इसमें प्रयोगशाला विधि सबसे उपयुक्त रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगी। बाकी आगमन विधि और आपकी निगमन ये इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, ज़्यादातर रखेगी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो सेकंड ग्रेड में पूछा है ये, ठीक है। और इससे पहले प्राइमरी की जो 2018 में भी पूछा है यही सेम, और इसके अलावा आपके और जो 6 to 8 में मैथ के क्वेश्चन है उनमें भी पूछा है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, यानी जो आपका मैथ की जो नेचर होती है उससे संबंधित नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर पहला है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, ये बात सही है। गणित में जो आपका सामान्य अनुमान, इसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, जनरलाइजेशन, ठीक है। यानी जनरलाइजेशन का क्षेत्र है वो सीमित होता है, जबकि क्षेत्र सीमित नहीं होता है। कैसा होता है, विस्तृत होता है, या इसे व्यापक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, या तो वो व्यापक होगा या विस्तृत होगा, न कि वो सीमित होगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और बाकी गणित एक सार्वभौमिक विषय, ये बात सही है। तो ये ए, सी और डी ये सही है, और बी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। बाकी एक 4 नंबर ऑप्शन बच रहा है, जैसे संख्या है, स्थान और माप इत्यादि गणित के आधार होते हैं, ये बात सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शब्द है जो करिकुलम किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ये रीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें पूछा है गणित में जो आपकी सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो ये आपकी स्किल होता है ना, उसके अंतर्गत आएगा। बाकी जैसे ये बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग बोल सकते हैं, एप्लीकेशन, तो ये सभी तीनों चीज़ आती है ना, ये आपके ज्ञानात्मक यानी आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होती है, जो BS ब्लूम ने दिया था, BS ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये आपका संबंधित नहीं हो, यानी ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी जो सारणी हम बनाएंगे वो एक हमारा एक स्किल होता है, तो हम ये कौशल के अंतर्गत रखेंगे इस बात को। यानी यही तो पूछा ना, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा, तो वो कौशल के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा तो ये मैथ के क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथ के होते हैं, और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं। तो हम टीचिंग मेथड देख रहे हैं, ठीक है। और टीचिंग मेथड के और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये परिभाषा है ना, ये बार बार पूछी जाती है। जैसे ये संगीत मानव के अवचेतन मन का एक अंकगणितीय या अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन है गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके आर्टिस्टिक या वैल्यू कह सकते हैं, या कलात्मक मूल्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये RPSC सेकंड ग्रेड मैथ में ही पूछी हुई परिभाषा है, और ये रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। तो हम ये कहेंगे इसमें से देखें, जैसे आगमन विधि तो होगी नहीं, ठीक है, बाकी अभिक्रमित अन्वेषण है, ये स्किनर वाला, ये भी संबंधित नहीं होगा, लेकिन हाँ ये प्रयोगशाला विधि होगी, क्योंकि इसके द्वारा आप किसी भी चीज़ का ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके ही उसे सीखेंगे। इसकी इंग्लिश क्या दे रखी है, यही है, ऑब्जर्व एंड लर्न करना, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला विधि का ही कह सकते हैं पूछा गया है ये क्वेश्चन, निरीक्षण करो और सीखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड परिभाषा है, शायद 2013-14 की वैकेंसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यानी जो गणित की सभ्यता होती है एवं संस्कृति का ये दर्पण होता है, कौन गणित, तो ये कथन किससे संबंधित है, तो ये आपके ये हॉगवेन से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये पूछा है आपके निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे कि शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, ये बात सही हो सकती है। गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये भी हो सकता है। बाकी जो भी शिक्षण है या विधियाँ हैं उनकी उपयोगिता की जाँच करना। हालांकि देखा जाए इसका निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, हम अगर ये करें उद्देश्य की बात करें तो हमें ये कहते हैं कि हम कमियों को ढूंढते हैं बच्चों की, यानी रीजन जाने जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो हम फिर इसमें किस करके लॉजिक पे जाएंगे, हम ये कहेंगे कि जो भी आपके गणित विषय की जो अध्ययन करा रहे हैं आप और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये भी हो सकता है बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके बी और सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैसे प्राइमरी लेवल पर खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था है वो लागू नहीं की जा सकती है इनमें से, या लागू नहीं होती है। तो मॉन्टेसरी है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन है, यानी जो भी हमारे 5 माने जाते हैं, उन सभी के थ्रू यहाँ पे सीखते हैं बच्चे। तो निश्चित तौर से वो ये कह सकते हैं कि खेल में यहाँ पे सिखाया जा सकता है। जो किंडरगार्टन है ये प्रोगल की विधि है, तो ये भी इसी प्रकार सिखाती है बच्चों को। और डॉल्टन, तो हम ये कहेंगे ये तीनों भी विधियाँ हैं जो खेल के रूप में बच्चों को सिखाती हैं, और इसमें जो हमारे सेंसर होते हैं वो सभी इसमें उपयोगी रहते हैं या उनका उपयोग होता है। तो निश्चित तौर से बच्चा है और ये है कि करके सीखता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। बाकी व्याख्यान विधि तो एक तरह ऐसे कह सकते हैं ये बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, ना कि ये प्राइमरी लेवल पर। तो इस वजह से हम ये कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हालांकि हम ये कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं और ये अमनोवैज्ञानिक, ऐसे भी आधार लगा सकते हैं। या मैंने बताया है कि जो भी हमारे सेंसर होते हैं इन विधियों के द्वारा उनका उपयोग होता है, तो इस वजह से ये मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती हैं और बाकी ये करके सीखने के सिद्धांत पर भी डिपेंड होती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हो गई थी प्राइमरी के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके 6 to 8 में जो मैथ की टीचिंग मेथड से, यानी आप कह सकते हैं मैथ की पेडागोजी से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है जो 91 नंबर क्वेश्चन बना है, ये गणित विज्ञान से संबंधित पूछी गई टीचिंग मेथड है। जैसे 91 वो कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती है, किससे संबंधित होगी, तो हम ये कहेंगे चाहे वो आपके शिक्षण के उद्देश्य हों और मूल्यांकन की प्रविधि हो या अधिगम अनुभव हो, इन सभी से संबंधित होती है। आपने एक त्रिभुज सा देखा होगा, इसमें क्या होता है हमारे जो उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी हम अधिगम अनुभव करते हैं और यहाँ पे हम मूल्यांकन की जो भी विधियाँ बनाते हैं, तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ये तीनों ही स्टेप है वो इम्पोर्टेंस होगी कि इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सभी को अवसरों को पढ़ते हैं तो उसी आधार पर पता पढ़ पाएगा इसका। हालांकि ये होता है निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं उनके रीजनों को जाना जाता है, यानी कारणों को जाना जाता है। मेनली तो ये काम होता है इसका उद्देश्य, तो ठीक है। बाकी आप देख लेते हैं, ये कह रहा है कि अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, ऐसा तो नहीं करते। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, बाकी विषय विशेष में उपलब्धि की कमी और कमी का पता करना, यही होगा राइट आंसर। लेकिन क्या हुआ कर इसमें रेट लगाई थी तो बोर्ड के द्वारा फिर ये है कि ये भी आंसर माना गया था, यानी जो हमारी कठिनाई के स्तर के आधार पर है ना छात्रों का वर्गीकरण करना, तो ये भी एक लॉजिक हो जाएगा। यानी हम
रीजन जानते हैं ना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो वो उसमें फिर ये 2 नंबर यानी बी नंबर ऑप्शन है ना, ये भी इंक्लूड हो जाएगा फिर इसमें। हालांकि डायरेक्टली आंसर तो सी नंबर ऑप्शन है, लेकिन इसमें बी भी हो जाएगा, यानी बी और सी इसके ऑप्शन दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। ये कह रहा है किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों एवं या कह सकते हैं या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है, वो किस विधि में होती है। यानी आपको कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों और आपके जो भी भाग होते हैं उनके संयोजन की प्रक्रिया का आप यानी पालन करते हैं या उसे इंक्लूड करते हैं, तो ये किस विधि के अंतर्गत होता है ऐसा, तो ये होता है आपकी संश्लेषण विधि है ना, उसके अंतर्गत होता है। संश्लेषण में ही क्या होता है कि जो भी आपने विश्लेषण किया है ना, जो टुकड़े, एक संश्लेषण विधि होती है, विश्लेषण होती है, तो ये अब देखो संश्लेषण विधि है ना, इससे पूर्व कौन सी विधि आती है, विश्लेषण। इसमें टुकड़े किए जाते हैं, उन टुकड़ों का यहाँ पर संयोजन किया जाता है, तो उससे नया क्या बनते हैं, या तो वो कतर बनेंगे या भाग बनेंगे। ये आप साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, विश्लेषण विधि और संश्लेषण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने जो बैकग्राउंड साइंस रहा है आप भी तो जानते होंगे कि जब दो कोई एलिमेंट हैं अगर उनकी अपक्रिया कराई जाती है तो एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया पढ़ते हैं, तो वही है। यानी यहाँ पे जो भी आपने टुकड़े लिए हैं विश्लेषण विधि के, उन्हें आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक नया इसमें से या तो वो भाग बनेगा या कतरा कोई भी बनेगा। मैं तो ये समझाने के लिए किया है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा जो आपकी टीचिंग मेथड एक जगह क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, सीधे सीधे आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे। जैसे 114 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन सब जगह मिलेंगे आपको देखने को। यानी ये वाला क्वेश्चन है ना, ये प्रकृति गणित की, देखो यहाँ पर पूछा है गणित की प्रकृति संबंधित नहीं है। जैसा ऑप्शन पहला कह रहा है गणित में संख्याएं, स्थान और जो मापों यानी मापनों का अध्ययन किया जाता है, ये बात सही है। गणित में की अपनी एक भाषा होती है, पद प्रत्यय सूत्र होते हैं, ये बात सही है। गणित का ज्ञान है वो तार्किक नहीं होता है, जबकि तार्किक होता है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी गणित का ज्ञान समस्त जगत के में समान होता है, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित वह भाषा है जिसने या जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है, तो ये आपके गैलीलियो का हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये शायद 2018 की वैकेंसी या 21 की में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने कराया है इस वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 कि नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित होती है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक मूल्य से। यानी हमने एक जब हम सिलेबस देख रहे थे तो उसमें एक टॉपिक दे रखा था ना, सामुदायिक महत्व था, इसी प्रकार था, तो वही था कि गणित का समाज में किस प्रकार का रोल है, तो ये परिभाषा इस प्रकार पूछी गई है, ठीक है। यानी गणित होता है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित होती है, तो ये आपका सामाजिक मूल्य हो जाएगा। गणित का सार संग्रह ये नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपकी लिखी गई है अगर देखा जाए तो महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं, तो ये किस विधि के थ्रू करते हैं हम ये, तो ये आप करेंगे आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। इसी में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि उदाहरण से आप किधर की जाएंगे, नियम की ओर, और लास्ट में जाके हम सूत्र स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इसके 4 स्टेप हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि आगमन विधि के जो 4 स्टेप होते हैं उनका क्रम क्या होता है, तो वो भी इसी वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक होगा, तो रेखागणित का होगा, क्योंकि हम इसमें आप भी जानते हैं हाथी चलाते हैं ज़्यादातर, वो किसी भी प्रकार का चाहे वो त्रिभुज बनाना हो, आयत बनाना हो, वर्ग बनाना हो, समचतुर्भुज हो, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं वो भी हो, या अन्य चीज़ें हों, तो वो इस पर रोल ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक मूल्यांकन के यानी मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है, यानी टेक्निक नहीं है। यहाँ पे मेथड उपयोग किया गया है शब्द, और यानी प्रविधि के लिए तो हम टेक्निक शब्द यूज करते हैं, ठीक है, पर जो भी है यूज किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। साक्षात्कार तो होती है, ठीक है, प्रश्नावली भी होती है, चेक लिस्ट भी होती है, लेकिन जो आपका प्रिपरेशन है ना, तैयारी करना, ये नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं वो आपके साइंस की टीचिंग मेथड से पूछा गया है। इसमें पूछा है कि कौन सी वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जो साइंस की मेथड कौन सी नहीं है इसमें से टीचिंग मेथड, वो बताइएगा। तो इसमें से जो नहीं होगी, जैसे कि इसमें जो कहानी विधि है ना, यानी जो
डॉट लेकर ये एनेक्डोट, तो ये मेथड नहीं होती है। बाकी मनोदैहिक यानी साइको आप बोल सकते हैं फिजिकल मेथड होती है, और इसके अलावा मूल्यांकन एवोल्यूशन मेथड होती है, और आपकी जो प्रश्नावली है क्वेश्चन मेथड ये भी होती है, लेकिन कहानी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 125 है। इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है, यानी जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि एक तरह से ये कहेंगे जो सीखने में जो भी कमी का हम निदान करेंगे और उपचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं 125 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये 2 नंबर ऑप्शन है ना बी, जैसे जो भी शिक्षार्थी की अपनी उनकी उपलब्धता जानना या उपलब्धि जानना, तो ये भी एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी और डी, इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है 126, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री जो श्रव्य और दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं की जाएगी। चलचित्र का मतलब मूवी है, तो ये दोनों में सम्मिलित हो जाएगी, सुनने में भी देखने में। लैपटॉप सुनने और आपके बोल सकते हैं देखने में उपयोगी हो जाएगा। टेलीविजन यानी टीवी है वो भी देखने और सुनने दोनों में उपयोगी हो जाएगा। लेकिन चित्र विस्तारक है ना, यानी चित्र विस्तारक ये एपिडाइस्कोप होता है, ये दृश्य सामग्री होती है, केवल देख ही सकते हैं सुन नहीं सकते। तो इसका फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित कौन सा नहीं होगा, तो वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा 127 और भी कौन कौन से हैं ये नहीं है, यही है कि इसमें छांटने होंगे क्वेश्चन के कौन कौन से टीचिंग मेथड के पूछे गए थे। जैसे 134 नंबर पूछा था प्रयोगशाला विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम जानते हैं कि करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है 135, ये तो आपका साइंस का है। अब देखिएगा 141 नंबर क्वेश्चन, ये साइंस का ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा है, यानी आप सुन सकते हैं उसे देख भी सकते हैं। तो इसमें देखो रेडियो तो सुन सकते हैं केवल, चार्ट को देख सकते हैं, श्यामपट्ट को देख सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन यानी टेलीविजन है ना, इसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे ये पेपर नंबर है तीसरा। हमने अभी जो क्वेश्चन किए वो दूसरे पेपर के किए हैं। ठीक है, तो तीसरे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं हम डायरेक्टली देखते चलते हैं। ठीक है, और जैसे कि पहला क्वेश्चन बना है 91 नंबर क्वेश्चन, जैसा देख पा रहे होंगे इसमें कह रहा है कि जो आपका विलियम किलपैट्रिक है वो गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं। तो इनमें से सभी देखेंगे तो वो प्रायोजना विधि के संस्थापक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना होता है, तो वो प्रयोगशाला विधि है। इस प्रकार का हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो हम ये कहेंगे उसमें वैधता हो, विश्वसनीयता भी हो और वस्तुनिष्ठता भी, तो ये सभी चीज़ें होना हम ये कहेंगे अच्छी एक परीक्षण की विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है नेक्स्ट कि किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो आपके उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि आपने त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए तो आपने ऑलरेडी पता ही कर लिया ना, अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ या कमियाँ या रीजन जान लिए, तो वो निदानात्मक के होते हैं ये काम। लेकिन आप इन्हें फिर क्या करोगे, इसे उपचार कर रहे हो यानी प्रभावशाली विधियों का विकास कर रहे हो, तो फिर इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता लेना ये किस प्रकार आप कह सकते हैं, यानी आप ये गणित में आप अगर कोई भी टीचिंग मटेरियल यूज करते हैं, चाहे उन्हें सहायक सामग्री बोल सकते हैं, टीचिंग एड भी बोल सकते हैं, तो इनका क्या रोल होता है, तो हम ये कहेंगे ये मेकिंग कंटेंट, जो भी हम कंटेंट पढ़ाएंगे तो उसे इंटरेस्टिंग बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो भी टीचिंग मेथड से बना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बने हैं जैसे कि ये बना है ना, ये बना है कि जो आपके समंकों को खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसे हम टेबुलेशन बोलते हैं, यानी सारणीकरण करना होता है ये। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये बी नंबर, ये डाटा मैनेजमेंट से पूछा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी आपके निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक या गौड़ आंकड़ों का स्रोत नहीं है। गौड़ का मतलब होता है किसी ने पहले यूज कर लिया है उसके बाद हम यूज करें उन डाटा को, जैसे कि पत्रिका है और इसमें हो जाएगा इसका व्यक्ति द्वारा स्वयं के द्वारा किया गया सर्वे, ये तो प्राइमरी हो जाएगा, यानी प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। जैसे हम जनसंख्या में जो अभी आएगी अपनी 24
यानी आप कह सकते हैं 24 के लास्ट या 25 के शुरुआत में जो भी जनगणना आएगी ना, तो उसमें क्या होता है, जो टीचर लगाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घर घर जाके ही तो पता करते हैं कितने बच्चे हैं, कितने मेंबर हैं परिवार में। तो ये व्यक्तिगत हो जाते हैं, ये प्राइमरी हो जाएंगे, और जो भी हमारे डाटा को यूज करेगा तो वो फिर सेकेंडरी हो जाएगा। तो यही पूछा था ना, द्वितीयक या गौण आंकड़े का स्रोत नहीं है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि ये अलग होता है। और सेकेंडरी वाले कोई दूसरे होंगे, जो हमारे प्राइमरी होते तो प्राइमरी वाले ही हैं, लेकिन हम प्राइमरी को रखेंगे प्राइमरी में, यानी क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे गया है वहाँ पे आंकड़े एकत्रित करने, और अगर वो प्राइमरी को ही हम यूज करें तो फिर हम सेकेंडरी हो जाएंगे। ये आपकी डाटा मैनेजमेंट में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो आपके सांख्यिकी से पूछा कुछ। क्वेश्चन नंबर 116 है कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि गणित का ज्ञान कैसा होता है। तो हम ये कहेंगे गणित का ज्ञान होता है ना, वो लॉजिकल होता है और यथार्थ होता है और क्रमबद्ध भी होता है। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर सही है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, ये कथन किसका है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, ये आपका संबंधित किससे होगा। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका हेनरी पॉइनेकर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये मुझे भी नहीं मालूम इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है वो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण संबंधित नहीं है। अगर आप देखें जैसे गणित की यथार्थ कह सकते हैं विज्ञान है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, ये बात तो सही है। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो या कैसा भी हो, सभी के लिए समान होता है। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा। बाकी गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है, सही है। तो यानी हम कहेंगे डी नंबर ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सभी सही थे। हमें गलत ही पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गणित की जो शिक्षण है वो उपयोगी होता है किन के लिए। तो हम कहेंगे सभी के लिए होगा, चाहे वो सामाजिक विकास के संबंधित, चाहे व्यवहारिक हो या बौद्धिक हो। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया जो करिकुलम, यानी जो आपका करिकुलम मीन्स ये है कि आपका जो पाठ्यक्रम है शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो वो लैटिन भाषा से हुई है, और ये भी क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब ये साइंस की टीचिंग मेथड आ रही है यहाँ से आगे, लेकिन ये तो साइंस के ही क्वेश्चन है सभी। और जैसे ये वाला है 127 नंबर पूछा है कि जी स्टेनी हॉल ने कौन सी यह शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था। तो वो प्रश्नावली को बनाया था। ये स्टेनी हॉल वही है जो किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ये वही है। कौन, आपके स्टेनी हॉल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही फेमस की थी प्रश्नावली। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता इसमें से कौन सी होगी। तो सभी हो जाएगी, चाहे आपके ड्यूरेशनल एस्पेक्ट हो या आपकी कंटिन्यूटी हो या आपके ओमनिवर्सल जो भी आपके डेवलपमेंट है, ये सभी आ जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं आवधिक पहलू हो, निरंतरता हो या आपकी सर्वोत्तमुखी जो भी विकास है वो सभी, यानी सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है इसमें। अब देखिएगा ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, यानी वो उपयोगी नहीं है। देखो जैसे प्रेरणा एवं रोचकता मिलती है, ये बात सही है। पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी होती है, ये भी बात सही है। सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी बात सही है। लेकिन जो वस्तु आप सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए, ये लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये तो साइंस का है और ये भी साइंस का ही है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो साइंस के पेपर हुए हैं ना, उनमें टीचिंग मेथड कम पूछी गई है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन मिला कि मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे कि यह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हो जाएगा, ये बात सही है। या अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय वैध होता है, ये भी बात सही है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है, व्यापक कह सकते हैं या व्यापक कहेंगे या फिर इसे विस्तृत भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लिखा नहीं जा रहा है मुझसे, लेकिन आप ध्यान रखना व्यापक होता है और विस्तृत होता है, न कि सीमित है। बाकी इसके द्वारा निदानात्मक और आपके उपचारात्मक शिक्षण संभव है, ये भी बात सही है। तो इसमें से गलत 3 नंबर हो गया। ये थर्मोप्लास्टिक, ये सभी क्वेश्चन है आपके साइंस के हैं। अभी जो पेपर नंबर चल रहा है ये लास्ट चल रहा है, ठीक है, ये 4 नंबर का है। अब क्वेश्चन नंबर 91 है जो पूछा गया है कि जो आपका गणित रेखा गणित है, इसका शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इसका या प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। रेखा गणित
यानी जो आपकी ज्योमेट्री है आप उसे पढ़ाते हैं ज्योमेट्री के थ्रू या टीचिंग कराते हैं, उसका क्या रोल होता है। तो हम कहेंगे ये गणित के जो भी उपकरण होंगे इनके प्रयोग एवं मापन का ज्ञान होगा हमें, ठीक है। छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, सही बात है। छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास होगा, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, यानी सभी बातें सही थी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि बालक है आयत की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित कर रहा है। जो भी आपने बीएड कर रखी होगी या डीएलएड कर रखी होगी या पीएचडी, तो आप पाठ्य योजना बनाते होंगे। तो पाठ्य योजना में हम कुछ शुरुआत में लिखते थे या लेसन डायरी बनाते थे तब, कि जैसे कि ज्ञानात्मक, उसमें 2 चीज़ें लिख देते हैं, बच्चे परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे या प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। तो वहाँ पर ये प्रत्यय स्मरण यही कह रहा है कि परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, ये आपके किस डोमेन से संबंधित है, तो वो ज्ञान से संबंधित हो जाए, क्योंकि ज्ञान के अंदर ही आते हैं प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय विज्ञान। बाकी अवबोध के अंतर्गत इसकी समझ विकसित हो जाएगी, इस प्रकार के हम लिखते थे। वो तर्क विश्लेषण कर सकेगा, ठीक है, तो हम इस विश्लेषण में लिखते थे। मूल्यांकन में तो वो मूल्यांकन होता है लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है, तो बालक की इस गतिविधि के द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होगी। बालक क्या कर रहा है, माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पा रहा है। तो देखो इसमें हो जाएगा आपका ये एक आपका स्किल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं जो त्रिभुज बनाना, आयत बनाना, कुछ अन्य चीज़ें बनाना भी आपके स्किल में ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होता है, कौन सा नहीं होता। अधिक जिज्ञासु होते हैं प्रखर बुद्धि वाले। प्रखर बुद्धि वालों को क्या रहे, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट कह रहे थे, कोई बात नहीं। अधिक जिज्ञासु होंगे, हो सकते हैं, इनमें रुचि क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी हो सकता है। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, यानी अस्थायी को यहाँ पे क्या कह रहा है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं। अल्प आयु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान है दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं शुरू से दिखाई दे जाता है कि ये यंग एज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये हम ये कहेंगे कि ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होती है, ये ऐसा कहना गलत होगा। वो यही पूछा था कि जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका कौन सा गुण नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब ये है जो सारणियन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी जो आपकी टेबुलेशन होती है उसका क्या उद्देश्य होता है। जैसे कि ये कह रहा है समंग, जो भी समंग होंगे, यानी जो आपके जो डाटा होगा उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करेंगे। ये बात सही है, समंगों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने में प्रस्तुत करेंगे और बाकी जटिल तत्वों को सरल रूप में प्रस्तुत करेंगे, यानी सभी ये चीज़ें आ जाएंगी इसी के अंतर्गत। ये डाटा मैनेजमेंट था ना, वो टॉपिक वहीं से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, अरे ये तो किसका है, उसका है सांख्यिकी का। और नेक्स्ट है ये वाला गणित शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हो जाएगी इसमें। चाहे तो वो आपकी नेपियर ट्रिप हो, यानी स्ट्रिप बोलते हैं इसे, चाहे वो आपके लॉगरिथम यानी जो लघुगणक की सारणी हो, यानी लघुगणक की सारणी हो, या ज्यामिति बॉक्स हो जिसे हम ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, ये सभी उपयोगी होंगे किसमें, गणित की शिक्षण सहायक सामग्री में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से बताइए गणितीय कथन सत्य कौन सा होगा। तो हम ये कहेंगे जो मूल्यांकन होता है ना, उसमें आपका मापन होता है और उसकी निर्णय लिया जाता है, यही कहेंगे मूल्यांकन। क्योंकि ये मापन तो आपका इसका क्षेत्र मापन से संबंधित होगा, यानी चाहे वो आपके मापन से संबंधित होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी ये सीमित क्षेत्र होता है एक तरह से, ये कह सकते हैं। निर्णय होगा, इसमें गुण वगैरह देखे जाते हैं, ये व्यापक क्षेत्र होता है। हम यही कहेंगे यही होगा, क्योंकि एक में माइनस हो रहा है तो माइनस तो होता नहीं है, ना भाग लगता है, ना ये भी माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय गणितज्ञ इनमें से कौन सा नहीं है। देखो रामानुज जो है, ब्रह्मपुत्र है, आर्यभट्ट है, लेकिन जो आपका पाइथागोरस है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से बताइएगा कौन सा ऐसा गणित का शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है। ये 3 डोमेन थे, कौन कौन से डोमेन थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 डोमेन दिए थे। पहला तो ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो जो ज्ञानात्मक था ना, ये तो BS ब्लूम का भी था, वो भावात्मक था ये कृतवालो मसीहा का, और जो क्रियात्मक था वो सिम्पसन का था। तो जो ज्ञानात्मक था ना, इसमें 6 स्टेप होते हैं, तो इनमें से बताइए कौन सा नहीं है। तो देखो ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद आपका बोध होगा, और बोध होगा तो आप उस जो ज्ञान आपने सीखा है उसका आप दूसरी जगह अनुप्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग मीन से उसका एप्लीकेशन करेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे उसका, फिर संश्लेषण करेंगे, फिर लास्ट में जाकर मूल्यांकन करते हैं। ये 6 स्टेप होते हैं, लेकिन ये कौशल है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। यही पूछा था ना, संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है, तो वो ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण के मूल्यांकन की एक विधि नहीं है इसमें से। आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, जैसे निरीक्षण जो आप सुपरविजन कर रहे हैं, ये हो सकता है निरीक्षण, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी शब्द दे सकता था, लेकिन उसने दिया है सुपरविजन। ठीक है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है, तो ये भी आ जाएगी इसी के अंतर्गत, यानी ये मूल्यांकन की एक तरह से विधि है। बाकी है जो टीचिंग मॉडल आप है क्रिएट बाय स्टूडेंट है, यानी आपके छात्र के द्वारा है कोई अगर जो भी शिक्षण मॉडल बनाए जाते हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन श्रुत लेख है ना, सुनकर लिख रहा है, तो ये आपका मूल्यांकन की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध की जा सकती है तो उसे क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे, या आप एजम्स कहेंगे, या आप कंजेजर कहेंगे, कंजेचर, और या आप इसे पोस्टुलेट कहेंगे। और ये अच्छा क्वेश्चन है, सीटेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमेय क्या होती है, अभिग्रहित क्या होता है, जो आपका कंजेक्चर होता है ये क्या होता है, और आपकी पोस्टुलेट क्या होता है। लेकिन हम गणित की जो भी कथन होंगे ना, अगर जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है तो हम उसे प्रमेय कहेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये प्रमेय द्वारा सिद्धित होता है, तो हम डायरेक्टली हम यही अनुमान लगा लेते हैं कि जो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं अब साइंस में किस प्रकार की टीचिंग मेथड पूछी गई है। जैसे कि 123 नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। और इसमें से बताइएगा सबसे प्राचीन विधि कौन सी होगी, तो मूल्यांकन होगी नहीं, प्रोजेक्शन होगी नहीं, या तो स्मृति विधि या कहानी विधि, इन दोनों में से एक होगी। कौन सी हो सकती है, इसमें से कहानी विधि हो जाएगी। ठीक है, जैसे एनेक्डोटल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही होगी। हालांकि सबसे प्राचीन विधि की बात की जाए तो वो होती है आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि को हम बोलते हैं आत्मकथा, या इसे ही या तो हम डेली डायरी बोलते हैं ना, तो वो डेली डायरी बोलते हैं ना, वो यही होती है विधि। ये आपके विलियम बुंट चैनल से संबंधित रहते हैं आत्मकथा विधि, तो हम कहानी पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या होता है, यानी व्यापक का। इसमें शैक्षिक अशैक्षिक दोनों चीज़ें आती हैं, इस वजह से चाहे तो वो शैक्षिक का मतलब जो आप स्कूल में जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, शैक्षिक का मतलब है कि आप खेल के थ्रू सीखना, अन्य चीज़ें भी इसी एक्टिविटी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं की जाएगी। प्रोजेक्टर तो दृश्य होता है, पोस्टर भी दृश्य होता है, और फिल्म स्ट्रिप जो कैमरा यानी कैमरा मीन्स ये कि पहले चलते थे उसमें वो लगाई जाती थी, जो अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये फिल्म स्ट्रिप होती है, उसमें स्लाइड सी लगाई जाती थी, और उसके अंदर देखते थे, तो वो है ये। तो ये भी दृश्य में ही आ जाएगी, प्रोजेक्टर दृश्य में, पोस्टर दृश्य में। लेकिन जो ग्रामोफोन है ना, इसके द्वारा तो हम सुनकर अपनी ये कह सकते हैं श्रवण से संबंधित आपका उपकरण है, न कि ये आपका दृश्य से संबंधित। आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो बाकी ग्रामोफोन में हम जो भी त्रुटि बोलने में करते हैं ना, उन शब्दों को बार बार रिकॉर्ड किया जाता है इसमें, और फिर उनको बार बार दोहराया जाता है, जिससे कि हम शुद्ध उच्चारण कर पाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो इसके संबंधित नहीं है दृश्य से। यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और लेकिन व्यक्ति परकता नहीं होनी चाहिए, यानी जो आपकी सब्जेक्टिविटी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक शब्द और ध्यान रखना, व्यापकता भी आता है शब्द। ठीक है, यानी जो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, तो ये सभी शब्द है ना, एक अच्छे परीक्षण के मापदंड माने जाते हैं, जबकि व्यक्ति परकता या सब्जेक्टिविटी नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140 कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में किए जाने वाले नियत शिक्षण साधन का एक प्रकार है, यानी साधन का कौन सा प्रकार है। तो देखो, शिक्षण जो भी स्टूडेंट है वो प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहा है, तो वो किससे संबंधित होगा, तो वो मोस्टली है वो एक्टिविटी आधारित हो रहा है, यानी आप एक्टिविटी एड बोल सकते हैं उसे। यही तो पूछा था कि एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, तो वो भी किस प्रकार के साधन में आप लोगे उसे, यानी श्रव्य में लोगे, दृश्य में लोगे, या श्रव्य दृश्य में लोगे, या क्रियात्मक साधन हम लेंगे एक्टिविटी एड में लेंगे, यानी वो करके कुछ चीज़ें कर रहा है तो हम उसे करके साधन के रूप में लेंगे, यानी क्रियात्मक साधन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। बुद्धि से मुख्य रूप से संबंधित होता है, यानी भावात्मक जो अफेक्टिव डोमेन है
उनमें से संबंधित आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। जैसे ज्ञान, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन था अनुप्रयोग, तीसरा था अनुमूल्यन, चौथा था बोध, ठीक है। तो देखो भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये आपके कृतवालो मसीहा ने दिया था, तो वो आपका अनुमूल्यन हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बचते हैं ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी नॉलेज डोमेन से संबंधित है, जो ब्लूम ने दिया था। तो उसमें ज्ञान आता है, बोध आता है, फिर अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है, यानी कह सकते हैं एक कह सकते हैं गुड टेस्ट की एक विशेषता नहीं है, वो बताना है। तो देख लेते हैं। विश्वसनीयता बिल्कुल होती है, योजना ये नहीं होगी, और बाकी वस्तुनिष्ठता जो ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं वो होती है। विविधकर्ता यानी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो और हमें ये बताना था कि परीक्षण में जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी एक विशेषता नहीं है, तो वो प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं इसका कह सकते हैं बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है, यानी प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है जिसे हम प्रक्षेपित कर सकते हैं। जैसे बुलेटिन बोर्ड, ये आपकी दृश्य सामग्री में आएगी। ओवरहेड प्रोजेक्टर, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रक्षेपित सामग्री में ओवर हेड प्रोजेक्टर आता है, और चार्ट आपका दृश्य हो जाएगा, मॉडल भी आपका दृश्य हो जाएगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जो मानसिक निष्कर्ष को महत्व देती है, यानी जो मानसिक यानी मेंटल निष्कर्ष कंक्लूजन को महत्व देती है। व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो एकमात्र विधि है वो है मानसिक समस्या समाधान विधि, जो मानसिक निष्कर्षों को कह सकते हैं मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है या इंपॉर्टेंस देती है। तो वो एकमात्र यही है, इसमें तर्क भी होते हैं, चिंतन भी होता है, तो कह सकते हैं मानसिक निष्कर्षों पर पहुंचती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे हो आप, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, यानी वैज्ञानिक नियम आएगा, वैज्ञानिक अभिवृत्ति आएगी, परिकल्पना आएगी, या परिकल्पना बनाना हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है, प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो ये कह रहा है वैज्ञानिक, इस इंग्लिश को देखो, प्रोडक्ट ऑफ साइंस, यानी ये कह रहा है वैज्ञानिक उत्पाद के अंतर्गत में आएगी, तो वो आपका वैज्ञानिक नियम आएगा। तो ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण के सभी घटकों का समावेश होता है। तो ऐसी कोई विधि है नहीं, क्योंकि हर विधि की अपनी एक विशेषता होती है और उसमें कमी भी पाई जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी उद्देश्य उसके अंदर प्राप्त हो सकते हैं, कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो हम कह सकते हैं नवाचारी ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें सभी घटक समाहित हो या सभी उद्देश्यों को प्राप्त करती हो। तो इसके कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आपने कोई कठिनाई हुई, उसका निदान का मतलब यहाँ पे ये आपने कमजोरी को पता कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे। अगर आपने कमजोरी को ढूंढ लिया है तो अब उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद आप सूक्ष्म शिक्षण करोगे, दल शिक्षण करोगे, या निदानात्मक शिक्षण करोगे, या उपचारात्मक शिक्षण। तो हम कहेंगे अब उसका उपचारात्मक शिक्षण करना जरूरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया ये जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह कहलाता है प्रशिक्षण, इसे ट्रेनिंग बोलते हैं, मूल्यांकन इवोल्यूशन, और निदान डायग्नोसिस प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन एकमात्र है जो हमें ये बता सकते हैं किस सीमा तक इसने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है, तभी सी लागू किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, यानी आपने कोई परिभाषा बताई तो वो किस पक्ष में आएगी, भावात्मक में, मनोक्रियात्मक में, संज्ञानात्मक, या भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक में। आपने अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो उस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में भी दे रखे हो, और अगर आप पाठ्य योजना बनाते हो तो उसमें शुरुआत में ही आपके सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के बाद जो पाठ्य योजना में ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिवृत्ति इस टाइप के रखते हैं, वहाँ पे भी ये टॉपिक है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष से ये संबंधित होती है, ठीक है। और कह सकते हैं ये ज्ञानात्मक होता है, तो ये ब्लूम से संबंधित है। अब ज्ञानात्मक की बात करो तो जैसे परिभाषित करना, ठीक है, और किसी की परिभाषा बताना भी इसी में आ जाएगा, किसी फॉर्मूले को बताना इसी में आ जाएगा, ठीक है। वो किसी का प्रत्यय समरण कर रहा है इसी में आ जाएगा, ठीक है, प्रत्यय विज्ञान भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके संज्ञानात्मक से संबंधित होते हैं। और अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सॉरी हाँ भावात्मक में नहीं, गलत बता दिया, ज्ञानात्मक में एक टॉपिक आता है अब इसी में सेकंड अवबोध, यानी ज्ञान के बाद आता है अवबोध। तो यहाँ से अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तुलना करना, ठीक है, वर्गीकरण करना, अंतर बताना,
व्याख्या देना, ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बने हैं अच्छे स्तर के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रम अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होता है। जो शिक्षण पद से, प्रस्तावना पद से, परीक्षण पद से, अभ्यास पद से, तो पढ़ाने वाली चीज है तो वो आपके शिक्षण पद से संबंधित होगी। अगर प्रस्तुतिकरण से संबंधित होगी तो वो प्रस्तावना में जाएगी। किसी का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो वो आपके परीक्षण पद में जाएगी, और किसी चीज का अभ्यास करना तो वो तो अभ्यास में ही जाएगी, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा 123 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, यही कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक की क्रिया है, यानी जिसमें कार्य हो रहा है, यानी एक्शन वर्ब कौन सा है इसमें से, ऐसा चूज करना है आपको। तो देखना, ये देखने में तो आपकी कोई क्रिया नहीं होती है, रेखांकित करना इसमें आप क्रिया कर सकते हो, तो इसका ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है सुनना और एक है जानना। तो इन दोनों से तो नहीं कर सकते, लेकिन सुनना में भी आप कह सकते हो क्रिया हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर बी भी होगा और आपका सी भी होगा। तो इसके दो ऑप्शन राइट है, बी और सी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है 124 नंबर, बताना ये किसका है। कि हमारे ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने का प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यानी हमारी अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार को हम ऐसे विज्ञान कहते हैं। तो उपयुक्त परिभाषा किसकी थी है, एक सेकंड। तो ये आपकी परिभाषा थी, ये आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन की थी, ठीक है। तो इसे फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यानी इसमें से आपको चूज करनी है कि बाल केंद्रित विधि कौन सी है। जैसे प्रोजेक्ट विधि, तो ये बाल केंद्रित विधि होती है। समस्या समाधान विधि, ये भी आपकी बाल केंद्रित विधि है। प्रयोगशाला विधि भी आपकी यहाँ बाल केंद्रित है। तो यानी उपयुक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था। यानी कह सकते हैं जो भी टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट, कौन किसने वर्गीकरण किया था इसका। तो रॉबर्ट मिलर, एन ई ग्राउंडलैंड और बी.एस. ब्लूम और हार्वर्ड स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा बी.एस. ब्लूम ने ही वर्गीकरण किया था, और इसको 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना है कि शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन थे। शाकीय के जो बी.एफ. स्किनर थे, नॉर्मन एम क्राउडर थे, थॉमस एन गिलबर्ट थे, या थॉर्नडाइक थे। तो हम जानते हैं रेखीय के तो स्किनर ही थे, लेकिन शाकीय के कौन थे, नॉर्मन ए क्राउडर। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सेगामी है। यानी जो आपकी जो करिकुलम है उसे जोड़कर पढ़ाया जाता है, यानी कि कच्चा कच्चा को, ठीक है। तो कह सकते हैं ये आपका शामपट होगा, विज्ञान मेला होगा, पाठ्य पुस्तक हो गया, दृश्य सर्व सामग्री होगी। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान मेले। अब हम कह सकते हैं विज्ञान मेले को साइंस फेयर, ठीक है। तो एक साइंस फेयर्स होता है और एक होता है साइंस क्लब, वो भी आपका पाठ सेगामी होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 129 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, यानी जिसे हम सुन सकते हैं। जैसे OHP, ये आपका दृश्य में जाएगा। चित्र विस्तारक यंत्र एफिडाइस्कोप, ये भी आपका दृश्य में जाएगा। ग्रामोफोन है वो आपका श्रव्य में आएगा। मायादीप है जिसे बोलते हैं मैजिकल लैंटर्न, तो ये भी दृश्य में जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। जैसे आपको दे रखा है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल प्रश्न पत्र तैयार करना, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना एवं सुधार कर लाना, और अनुशासन बनाए रखना, और केवल परीक्षा देना। तो इसमें से हमें जो मुख्य उद्देश्य दिखाई दे रहा है, जो पॉजिटिव है बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू जो भी बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग है, यानी अधिगमकर्ता का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से ही होता है। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उसमें सुधार करना, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण होता है। यानी ये कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण है वो किसका अंतिम चरण है, यानी कोई एक स्टेप खत्म होता है उसके बाद जो फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा, यानी कहने का मतलब वो उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण आपने कर लिया, अगर निदानात्मक कर लिया तो इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, उपचारात्मक। तो यही पूछा था कि उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है, तो वो निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है। 4 ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा सम्मिलित होगा। तो हम कहेंगे जो वैज्ञानिक विधि होती है वो आपकी प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रगति में सम्मिलित रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन रीट थर्ड ग्रेड में भी पूछा है 2018 की वैकेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा था कि पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। यानी जो आप करिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें से कौन सा है, इसमें से सिद्धांत नहीं है। हम कहेंगे
शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत है वो इसमें यूज नहीं किया जाता है, बाकी सभी यूज किए जाते हैं, जैसे आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कौन सी विशेषता है जो दल शिक्षण से संबंधित नहीं है। हम कहेंगे यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा था, विज्ञान प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तब हम कहेंगे एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 ये बना था कि किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम की विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने के लिए उपयुक्त रहेगा। तो हम कहेंगे डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक, एक तरह से परीक्षण ही बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा था कि विज्ञान अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका निभाता है। तो हम कहेंगे इसमें से आपकी चाहे तो वो टेक्स्ट बुक हो या टीचर हो या आपकी करिकुलम हो, ये सभी आपकी अहम भूमिका निभाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो वो आपकी लैटिन भाषा से हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि कौन सा सोपान प्रायोजना विधि से संबंधित नहीं है, यानी जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है उसमें जो आपके स्टेप होते हैं उन स्टेपों से कौन सा स्टेप इनमें संबंधित नहीं है, वो आपको चूज करना है। ये आपकी जैसे प्रायोजना की तैयारी करना, प्रायोजना का क्रियान्वयन और प्रायोजना का मूल्यांकन, ये तो सभी सम्मिलित हैं। जो आपकी ये कह सकते हैं उपकल्पनाओं का निर्माण करना, ये संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जहां छात्र अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, तो ये आपका संबंधित होता है। तो ये फील्ड ट्रिप से संबंधित होता है, यानी फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 बना था, सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो हम कहेंगे इसका कि आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्ष का मूल्यांकन करना ही होता है व्यापक शब्द का अर्थ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 129 बना है और आपके इसमें कूट भी दे रखे हैं, आपको ये लास्ट में आके ये चूज करना है, ठीक है, इन ऑप्शनों के अलावा। क्वेश्चन ये था कि कार्य योजना, जिसे हम पीओए बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और एनपीई यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक की निम्नलिखित में से किन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को विशिष्ट पद दिया गया था। पहला ऑप्शन बना था शिक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए, प्रयोग एवं अनुसंधान करना और सामाजिक एवं विस्तार सेवाओं में भाग लेना। तो हम कहेंगे ये सभी पॉइंटों का कह सकते हैं उत्तरदायित्व या भूमिका पर विशेष जोर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी सभी विशेषताएं सही हैं। क्वेश्चन नंबर 130 था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेश में अंतिम पद होता है। तो वो होता है आपका परीक्षण पद, यानी जो टेस्टिंग फ्रेम होता है वो आपका अंतिम पद होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 131 पूछा था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी जिसे हम एनसीएफ 2005 बोलते हैं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत सही नहीं है। अगर इन चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो हम कहेंगे 3 नंबर सही हो जाएगा, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं कठिन बनाना, ये कहना गलत होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को तो हमें लचीला रखना होता है, यही तो एनसीएफ 2005 कहता है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 132 ये पूछा गया था कि कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित विधि है। इन चार ऑप्शनों को देखें तो आपकी जो प्रयोगशाला विधि है यानी लेबोरेटरी मेथड है वो बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बाकी ये सभी टीचर सेंटर्ड होती हैं, ठीक है, जैसे कि प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि और आपकी व्याख्यान युक्त प्रदर्शन, ये सभी टीचर सेंटर्ड होती हैं, जबकि आपकी प्रयोगशाला है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती है। हम कहेंगे जो अंधविश्वासों में विश्वास रखता है तो ये व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये अच्छा है, 134 नंबर क्वेश्चन है जो पूछा है आपसे ब्लूम टैक्सोनॉमी से। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था आपसे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम क्या होगा, यानी आपका निम्न स्तर पर उससे उच्च यानी लास्ट तक जो उच्चतम होता है उस तक जाना है। पहले होता है आपके रिसीविंग, फिर होती है रेस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग और फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद करेक्टराइजेशन होता है, यानी पहले तो आग्रहण है या यहाँ पे तो अग्रहण लिख रखा है, उसके बाद अनुक्रिया होगी, अनुमूल्यन होगा, संगठन होगा और चारित्रीकरण, यही स्टेप होते हैं भावात्मक के, ठीक है। निम्नतम स्तर होता है आग्रहण और आपका अधिकतम यानी उच्चतर बिंदु की बात करें तो वो होता है चरित्र का निर्माण यानी चारित्रीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बना है स्टेप वाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 135 पूछा था निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया था। तो वो आपके इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जीएस ब्रूनर, ठीक है।
इन्होंने ही प्रोत्साहित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 बना है, वो इस प्रकार बना था कि विद्यालय में विज्ञान क्लब के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हम कहेंगे विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं संगठनात्मक क्षमता का विकास करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 ये पूछा था कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का गुण क्या होता है? तो हम कहेंगे परीक्षण पदों में विश्वसनीयता एवं वैधता बनी रहती है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 ये पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? तो वो आपकी हो जाएगी चलचित्र, बाकी सभी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होंगी। अब पूछा था कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किन अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है? जैसे कला और विरासत, शिल्प पर बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर ये भी सही है, और शांति शिक्षा पर। हम कहेंगे तीनों ही पॉइंट्स सही हैं। तो ABC यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 ये पूछा था कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग पूरा करने के बाद सभी भौतिक अपशिष्टों को हम कहेंगे शिक्षक के निर्देशानुसार समाप्त कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 बना था कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की समीक्षा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो हम कहेंगे ये राममूर्ति समिति के द्वारा की गई थी समीक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 124 बना था कि एडगर डेल द्वारा विकसित अनुभव शंकु का संबंध किससे है? तब हम कहेंगे ये शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग करना। ये आपके एडगर गेल द्वारा जो अनुभव शंकु का संबंध बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। यानी ये शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 बना था कौन सा अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? स्वगति का सिद्धांत ये है, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत ये भी सही है, बड़ी पदों का सिद्धांत ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट बना था 126 नंबर का विद्यालयों में विज्ञान क्लब संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो ये पहला ऑप्शन सही है, वैज्ञानिक एटीट्यूड विकसित करना, नेतृत्व गुणों का विकसित करना, वैज्ञानिक इंटरेस्ट विकसित करना, और पर्यावरण अध्ययन के लिए जागरूकता या अवेयरनेस लाना। तो ये सभी पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हम कहेंगे ABCD यानी ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी जैसे CCE के शैक्षिक क्षेत्रों में शामिल क्या क्या होता है वो बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, आपके ऑप्शन इस प्रकार भी दे रखे हैं जो देखते हैं कि जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति एवं मूल्य। हम कहेंगे ये शैक्षिक में सभी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो जीवन कौशल हो, कार्य शिक्षा हो, दृश्य एवं प्रदर्शन हो, या आपका अभिवृत्ति मूल्य हो। तो हम कहेंगे ABCD यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 128 बार कौन सा पाठ्यचर्या का संगठन का सिद्धांत नहीं है? ये वाला यानी हम कहेंगे पाठ्यचर्या संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें से अध्यापक केंद्रता का सिद्धांत ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 नंबर इस प्रकार है कि निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक है? तो इसमें से जो आपकी पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो आपकी परियोजना व्यू रचना है ना, वो आपकी एक जनतंत्रात्मक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में निमित्तवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता होगी? हम कहेंगे विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन 2010 में बने थे। आपका 54 नंबर है जो शिक्षण विधियों से बना था। करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? आपके पास 4 ऑप्शन थे, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोजना विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि है, वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन 2018 में इस प्रकार पूछा था कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है। ये भी आपके 2018 में रिपीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सर्व सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर पहला है वो फिल्म स्ट्रीम है, या आपकी दृश्य सामग्री है। बाकी सभी ऑप्शन है वो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि भारतीय परिवेश में विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो हम कहेंगे इसमें से जो व्याख्यान विधि है वो अधिक उपयुक्त रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छात्र विभेदीकरण करते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी तथा जंतु परपोषी होते हैं, इस कथन में किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति हुई है? तब हम कहेंगे ये पाठ्य योजना बनाते हैं तब देखा होगा ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी बच्चा अंतर कर पा रहा है, वर्गीकरण कर पा रहा है, कह सकते हैं अंतर कर पा रहा है। यहाँ पे तो अंतर से संबंधित पूछा है, तो उद्देश्य की प्राप्ति हुई है उसे अवबोध के आधार पर ही वो अंतर कर पा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है जो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ पूछा है। तब हम कहेंगे शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों को संशोधन कर सके। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
पहला है वो आपके निदानात्मक परीक्षण से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता हैं, तो आपके हो जाएंगे बीएफ स्किनर। शायद ये 2018 में पूछा था, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम किसके ने दिया था, इस प्रकार ये क्वेश्चन था 2018 में। ठीक है, सिंपल यहाँ पे ये पूछा है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है, बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 बना था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्यों पड़ती है। पहला ऑप्शन गणित शिक्षण के लिए, छात्रों की कमजोरी को जानने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी छात्रों की कमजोरी को जानने के लिए हम नैदानिक परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखना है इसमें आपका उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, नैदानिक परीक्षण क्या होता है, दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 62 बना था, ये कह रहा है कि किलपैट्रिक द्वारा किस शिक्षण विधि का आविष्कार किया गया था। तो किलपैट्रिक के द्वारा आपकी प्रायोजना विधि है, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं, इसका आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन करने को क्या कहेंगे आप, तब हम कहेंगे ये आपका एक सतत मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 नंबर, वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता क्या होती है, और ये 4 ऑप्शन थे। हम कहेंगे समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करें, ये आपकी वैज्ञानिक विधि का प्रमुख विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके स्टेटमेंट से संबंधित पूछा है। ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। ये कथन किसने कहा था, ये आपके कहा था कनिंघम ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, वो कौन सा नहीं होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो हम कहेंगे क्रियाशीलता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, उपयुक्ता भी होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 नंबर, शिक्षक छात्रों का सही मूल्यांकन कर पाएंगे यदि, ऑप्शन 4 थे। हम कहेंगे उद्देश्य सही हो, तब हम सही मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा था, छात्रों से चित्र एवं मॉडल आदि बनवाने से व्यवहारगत परिवर्तन के किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। हम कहेंगे ये कौशल से संबंधित आता है, चित्र बनाना, मॉडल बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष में कौन सा उद्देश्य नहीं आता है, ये आपको याद रखने होंगे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, उसके डोमेन 3 थे, यानी 3 डोमेन में डिवाइड कर रखा था। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। जो ज्ञानात्मक था वो ब्लूम के द्वारा खुद ही दिया गया था, और जो आपका भावात्मक था वो ग्रेथवाल और मसीहा के द्वारा, और आपका जो क्रियात्मक था वो सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। आपसे पूछा है भावात्मक पक्ष में कौन सा उद्देश्य नहीं आता है, हम कहेंगे ये अनुक्रिया है, ये नहीं आएगी। उसके अलावा सभी ऑप्शन है ये आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये बना है कि अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वो कौन सा है। हम कहेंगे बच्चों की रुचि और उत्साह, ये रखना आवश्यक होंगे, सभी बिंदुओं को महत्वपूर्ण मानते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 71 नंबर बना है, भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ क्या है। तो भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ होता है, हम कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव करते हैं, उसे बोलेंगे भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो है आपका 72 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य योजना के 5 सोपान होते हैं, इसे प्रतिपादित करने वाले शिक्षा शास्त्री कौन है। तो वो हो जाएंगे हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 था, उपकरण जिसके द्वारा विषय वस्तु संबंधी स्रोत अथवा चित्र को बड़े आकार में प्रस्तुत किया जा सके कहलाता है। हम कहेंगे उसे एपिडाइस्कोप। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके आरपीएससी के द्वारा संस्कृत विभाग में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है ये, जो आपका 18 फरवरी 2019 को ये पेपर हुआ था। ये आपका साइंस जिनका बैकग्राउंड रहा है उनसे संबंधित है, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें हम केवल साइंस की जो टीचिंग मेथड किस प्रकार की पूछी गई थी आपके संस्कृत विभाग में, हम केवल वही देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 104 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। जो पहला क्वेश्चन बना है वो इस प्रकार पूछा गया था, आरसीईएम प्रणाली द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है। इसमें से जैसे ऑप्शन दे रखे थे बोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और कौशल, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल, यानी कौशल इसमें सम्मिलित नहीं होता है वर्गीकरण में, बाकी सभी ऑप्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा था कि कौन सा कथन है जो क्षेत्र भ्रमण में अनुवर्तन से सीधा संबंधित नहीं होता है। तो हम कहेंगे विद्यार्थी द्वारा अभिक्रमित अधिगम सामकृति विकसित करना, ये आपका क्षेत्र भ्रमण में अनुवर्तन से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें पूछा था कि कौन सा घटक है जो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। तब हम इन चारों में से कहेंगे जो स्वाभाविकीकरण है, यानी स्वाभाविकीकरण है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि विज्ञान प्रयोगशाला में संग्रहित जीवों का परिरक्षण निम्नलिखित में से किस रसायन के द्वारा किया जाता है। तो वो आपका किया जाएगा फॉर्मलिन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, आपको सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, इसके बाद आपको कोड दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही राइट आंसर होगा। हम कहेंगे जो प्रोजेक्ट मेथड है ये आपकी किलपैट्रिक से संबंधित है, तो हम कहेंगे पहले का तीसरा मिला कर लेंगे। सेकंड है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो आपके बीएफ स्किनर से संबंधित हो जाएगा। शाखा अभिक्रमित अनुदेशन, ये आपका नॉर्मन एवं क्राउडो से संबंधित हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि, ये आपकी एच आर्मस्ट्रांग से संबंधित हो जाएगी। अगर इनके कोड की बात की जाए तो कोड नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी पहले का तीसरा होगा, तो पहले का तीसरा किसमें है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा फिर, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, इस प्रकार होगा। ठीक है, आप देख लेना मिलान मैंने सही किया है। प्रोजेक्ट मेथड है ये आपकी किलपैट्रिक से संबंधित हो जाएगी। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो आपके बीएफ स्किनर से संबंधित हो जाएगा। साकी हो जाएगा नॉर्मन एवं क्राउडर से। बाकी ह्यूरिस्टिक विधि है वो आपके आर्मस्ट्रांग से संबंधित हो जाएगी। इसी प्रकार ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 109 बना था कि भावात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, वो क्रेतवाल एवं अन्य है। अगर इसे देखा जाए तो हम ये भी बोल देते क्रेतवाल एवं मसीहा। ठीक है, अन्य का मतलब मसीहा से ही संबंध होगा और भी इनके साथ जो भी मनोवैज्ञानिक रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 110, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है। यदि इन्हें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जमाएं तो जो उच्च स्तर पर क्या आएगा, तब हम कहेंगे ये आएगा आपका स्वाभाविकीकरण, यानी स्वाभाविकीकरण है वो क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग होगा, यानी उच्चतम माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही हो जाएगा। कौन सी विधि है जो बाल केंद्रित विधि नहीं है, इन चार ऑप्शनों में से बताएंगे। जो आपकी प्रदर्शन विधि है वो आपकी संबंधित नहीं होगी बाल केंद्रित। बाकी जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि, सभी ये कैसी है, बाल केंद्रित विधि है। क्वेश्चन नंबर 112 बना था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या होता है। तब हम कहेंगे जो विद्यार्थियों के विद्यालय एवं महाविद्यालय पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन करना ही आपका व्यापक का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 113 बना था, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे नगर के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट की उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी, तो ये आपके किलपैट्रिक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। हम कहेंगे आपका इसमें से हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा विशिष्टीकरण, यानी हम कहेंगे हार्वर्ड की जो पंचपदी प्रणाली है उसमें से विशिष्टीकरण नहीं है उस 5 स्टेपों में, ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 बता कि एक अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं होता है और नहीं है, इनमें से चारों में से चूज करना है। विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता, लेकिन व्यक्तिपरकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 ये बना था विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तब हम कहेंगे उत्पाद एवं प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 117 बना था, ये पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 है उसके द्वारा जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा नहीं है वो बताना था, यानी एनसीएफ 2005 से संबंधित नहीं है। सिंपल सा ये था। पहला ऑप्शन एनसीएफ 2005 इस बात को कहता है। सेकंड ऑप्शन है ये भी एनसीएफ 2005 कहता है। आपका तीसरा ऑप्शन है ये भी एनसीएफ 2005 कहता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की तुलना करना ये एनसीएफ 2005 नहीं कहता है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 118 पे बना है, ये स्टेटमेंट है, ये बताना है किससे संबंधित है। ये कह रहा है कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखने, देखने तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको या उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बताना है यहाँ पे कि इकाई योजना के अंतर्गत या इकाई योजना में निम्नलिखित पदों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है इनका क्रम क्या होगा इकाई योजना में। तो हम कहेंगे पहले तो आपकी विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे, ये पहले नंबर पे आई जाएगी, यानी हम ये कह सकते हैं डी। फिर दूसरे नंबर पे आएगी विशिष्टीकरण के साथ उद्देश्य, तो इसके बाद आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद आ जाएगी अधिगम क्रियाएं, यानी ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे जो लास्ट में टेस्ट बचते हैं, परीक्षण प्रक्रिया। तो हम कहेंगे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, इसके बाद आएगा आपका बी। ये क्रम रहेगा। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय फोकस समूह कितने बनाए गए थे, तो वो आपके 21 बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सी तकनीक है जो गुणात्मक परिवर्तनों को मापने में नहीं उपयोग
ली जाती है। तो हम कहेंगे जो असाइनमेंट हैं आपके, जिन्हें नियत कार्य बोलते हैं या दत्त कार्य, ये आपके असाइनमेंट होते हैं जो आप गुणात्मक परिवर्तन को मापने के लिए नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको सूची फर्स्ट या सेकंड से मिलान करनी है। तो हम देख लें, पहला ऑप्शन दे रखा है संकलनात्मक मूल्यांकन, यानी इसे इंग्लिश में सुमेलेटिव बोलते हैं। इनका एक अन्य नाम भी है युगात्मक मूल्यांकन। ये वही है, इसका मिलान करना है, ये किससे संबंधित होंगे। तो हम कहेंगे ये आपके 3 नंबर से मिलान कर लेंगे, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना, ये आपके युगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन या आपके सुमेलेटिव मूल्यांकन से संबंधित है। निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि अधिगम संबंधी कठिनाई को पहचानना। तो हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। उपचारात्मक का मतलब होता है कि जो कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना का सरूपण करना। और रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि प्रगति की निगरानी करना। तो इस प्रकार है, इसके कोड दे रखे हैं ये वाले। तो हम कहेंगे पहले का तीसरा आपका 4 नंबर और 2 नंबर दोनों में ही है। और उसके अलावा निदानात्मक जो बी नंबर था उसका मिलान 4 से था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा, यानी 3, 4, 1 और 2 इस प्रकार मिलान थे। कोड नंबर यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 123 था कि बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड किस कार्य में प्रयुक्त होता है। तो हम कहेंगे चुंबकीय सामग्री से लगी हुई दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 2018 के क्वेश्चन पेपर में जो साइंस की टीचिंग मेथड किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हें देख लेते हैं। मोस्टली सभी क्वेश्चन सिंपल ही थे, तो चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 131 बना है, जो इस प्रकार पूछा है आपसे कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ये 4 ऑप्शन थे, करके सीखना, देखकर सीखना, रटकर सीखना और अंतर प्रक्रिया से सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आपकी प्रयोगशाला विधि आधारित होती है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी 2010 में भी यही क्वेश्चन बना था। उसमें इस प्रकार पूछा था कि करके सीखना सिद्धांत निम्न में से किस विधि से संबंधित है, तब उसमें राइट आंसर प्रयोगशाला विधि ही माना था। तो हम कह सकते हैं 2010 का 2018 में रिपीट किया गया था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 132 ये पूछा था कि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं श्रव्य और दृश्य शिक्षण सामग्री में कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तैयारी का करते हैं, प्रस्तुति का करते हैं और चयन का करते हैं, लेकिन अवलोकन का सिद्धांत है वो आपकी श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री से संबंधित नहीं है ये सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो शिक्षक का नहीं है। जैसे नियोजन करना, जैसे इंग्लिश में देखिए प्लानिंग करना और गाइडेंस करना और काउंसलिंग करना, ये सभी आपके कह सकते हैं शिक्षक की या टीचर के कार्य होते हैं, लेकिन बजट बनाना है ना, ये आपके शिक्षक का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया है, यानी जो आपका एनसीएफ 2005 है, हम कहेंगे इन 4 ऑप्शनों में से जो एनसीईआरटी है इसके द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 था, किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है। इन 4 ऑप्शनों में से देखें तो एनसीएफ 2005 है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा ये चीजें आपको अनुशंसा की गई थी, यानी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 136 पूछा था कि शैक्षिक उद्देश्य जो आरसीईएम पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है। मूल्यांकन इसके अंदर आता है संश्लेषण और विश्लेषण, ये सभी आपके कह सकते हैं सृजनात्मक के अंतर्गत आते हैं आरसीएम की पद्धति के अनुसार। लेकिन जो सत्यापित है वो नहीं आता है, यानी वेरीफाई करना। तो ये आपका आरसीएम की जो पद्धति थी उसमें जो सृजनात्मकता थी उसके अंदर जो शब्द है वो सत्यापित नहीं आता, ऐसे बोल सकते हैं। तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 137 नंबर के प्रश्न पत्र के नीले पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये रीट में भी पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये शिक्षण विधि को बाहर देना, ये आपका संबंधित नहीं होगा प्रश्न पत्र से, किसके, नीले पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 138 नंबर के अविक्रमित अनुदेशन अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। सिंपल ही था, बीएफ स्किनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139 बनाता है सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। इनमें से संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे अधिगम में वृद्धि करना, ये आपके संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 ये बनाता है कि विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्ष में सभी छात्रों को विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये किसका सुझाव है। तो ये आपके कोठारी आयोग का सुझाव था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है। इन 4 ऑप्शनों को देखते हैं तो हम कहीं गत्ते का डिब्बा है, ये सुरक्षा उपकरण नहीं होगा, तो बाकी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 142 है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया था। तो सिंपल ही था, 3 पक्षों में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 ये बनाता है कि क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर क्या होता है। तब हम कहेंगे आदत का निर्माण करना होता है, ये आपका उच्चतम व्यवहार स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 144 ये पूछा था कि समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया था? तो हम कहेंगे ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, ये उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 ये पूछा था कि विज्ञान की प्रकृति को किस अंतक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है? तब हम कहेंगे ज्ञान, प्रक्रिया और समाज, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये पहली बार क्वेश्चन बना है आरपीएससी में। ये कह रहा है फूस्ट का पैराडाइम किस अंतर संबंध को इंगित करता है? तो हम कहेंगे ये आपके शैक्षिक उद्देश्य और जो अधिगम अनुभव होते हैं और आपका मूल्यांकन प्रक्रिया, ये इसी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन ला सकता है, उनकी क्रियाओं की आदतों को बदल सकता है तथा वे अपने पास जो है एवं वे जो करते हैं उनका मूल्यांकन का निर्धारण करने में यह कथन किसने किया था या किसने कहा था? तो हम कहेंगे ये थर्बर व कॉलेट के द्वारा दिया गया था। इन्होंने टीचर को भी एक मीडिएटर बताया है, मध्यस्थ। ये 2010 में ये इनसे ही क्वेश्चन बना है। ये थर्बर एवं कॉलेट ने बताया कि शिक्षक एक मीडिएटर का काम करता है। ये 2010 में ये क्वेश्चन शिक्षण विधि में पूछा गया था। यहाँ पे एक कॉटन पूछा है जो आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 148 बनाता है बोध के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम कहेंगे कंपोजिशन करना है, रचना करना है, ये आपके बोध के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 पूछा था कि प्रोजेक्ट विधि में कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तो हम कहेंगे जो ये ऊपर के 3 नियम है, 1, 2, 3, ये थोंडाई के मुख्य नियम है। जो आनुवंशिकता का नियम है ये संबंध नहीं रखता है प्रोजेक्ट मेथड से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। तो वो आपके निदानात्मक परीक्षण के द्वारा की जा सकती है।